नमस्ते। मैं निगोस्कर BS कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज वासी, नवी मुंबई, विषय हिंदी। आज हम कक्षा 12वीं के लिए जो व्यवहारिक हिंदी, इसमें पाठ क्रमांक 14 जिसका नाम है पल्लवन और उसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। तो दयानंद तिवारी जी इस पल्लवन पाठ के माध्यम से हमें कुछ बातें पल्लवन के बारे में बतलाना चाहते हैं। तो उसमें लेखक परिचय हम देखते हैं कि लेखक दयानंद तिवारी, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 में हुआ था। उन्होंने जो प्रमुख कृतियाँ लिखी है उसमें साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के आयाम, इस प्रकार उन्होंने बहुत सारा हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया है। यह पल्लवन जो है इसके विधा एकांकी है और यह नाटक विधा है। इसमें प्रमुख पात्र है अध्यापक, रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, कदीम, तन्वी, मितवा और गीत। तो इस प्रकार यह पात्रों के माध्यम से वह पल्लवन क्या होता है, पल्लवन की उपयोगिता क्या है, यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उद्धरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन करना। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। तो अब हम इस पल्लवन, इसका अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य या काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा इसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। यानी इस प्रकार पल्लवन जो है वह उसके कुछ बिंदु माने जाते हैं। पहले तो हमने देखा है कि पल्लवन किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य या काव्य, इसका विस्तार किया जाता है। यहाँ पर सूक्ति यानी सुंदर वाक्य, उद्धरण यानी किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। इसी प्रकार लोकोक्ति यानी लोकों का कथन, और इस प्रकार यह पल्लवन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पल्लवन यानी जो विस्तार करना है, और इसी प्रकार पल्लवन के कुछ बिंदु माने जाते हैं जो कि विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार जो है वह एक सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। और इसी कारण निबंध और पल्लवन
इसमें अंतर माना जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं होती है और पल्लवन के लिए भाषा ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल्य, इनकी भी आवश्यकता होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ जो चिंतन का भी स्थान होता है और प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, परंतु जैसे जैसे हम उस सूक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगता है। पल्लवन के लिए यह पल्लवन करते समय हम विस्तार तो करते हैं, दूसरा है पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य जो है वह सामान्य अर्थ वाले नहीं होते, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे उस विचार को हम उसके अंत तक जाने का प्रयास करते हैं तो उसका गहरा अर्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। पल्लवन में अन्य मुक्ति का विस्तार भी नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। क्लिष्ट यानी जो कठिन शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम पल्लवन करते समय न करें। पल्लवन करते समय अर्थ भाव को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। उसी के साथ साथ विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी जिस सूक्ति, उक्ति या पंक्ति के लिए हम पल्लवन कर रहे हैं उस पल्लवन के लिए पूरी दृष्टि से अलग अलग दृष्टिकोणों से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। यानी पल्लवन करते समय हमारे भाव और जो विचार हम व्यक्त करने वाले हैं उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं, उसे उचित क्रम हो। यानी एक के पीछे एक विचार आना चाहिए, एक विचार की श्रृंखला दूसरे विचार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और इसीलिए पल्लवन में विचारों को अभिव्यक्त करते समय उसे उचित क्रम होना आवश्यक होता है। उसमें वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। यानी पल्लवन करते समय हमारी भाषा जो है वह सरल, मौलिक यानी अच्छी भाषा होना आवश्यक है। इस पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। यानी हमारा ही कहना सच है, मैं जो कहता हूँ वही सच है, ऐसा करने के लिए कई बार लोग दूसरों पर टीका टिप्पणी करके अपने विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पल्लवन में हमें इस प्रकार टीका टिप्पणी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। और इस प्रकार का किया हुआ जो पल्लवन है वह पल्लवन की आवश्यकता क्यों होती है, तो अध्यापक अपने छात्रों के लिए स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की नई पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारकों आदि के मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रहती है। और ऐसे समय में पल्लवन जो है वह हमारी सहायता करता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। और पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार,
प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है। अब यह जो पल्लवन है, इस पल्लवन के बारे में अध्यापक बतलाना चाहते हैं कि इस पल्लवन की कुछ विशेषताएं होती है। जो कि पल्लवन की विशेषताएं पहली है कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। यानी इस प्रकार यह पल्लवन की विशेषताएं मानी जाती है। यानी पल्लवन करते समय कल्पनाशीलता होनी चाहिए, मौलिक विचार होनी चाहिए, नए विचारों की सृजनात्मकता उसमें दिखाई देनी चाहिए। उसी के साथ साथ जब हम पल्लवन करते हैं तो हमारी भाषा प्रवाहमय हो, इसी के साथ साथ हमारी भाषा शैली अच्छी हो, योग्य शब्दों का चयन हमें करते आना चाहिए और जो कुछ हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वह सहजता से, स्पष्टता से और क्रमबद्धता से उसे प्रस्तुत करना आना चाहिए और इसलिए इसे पल्लवन की विशेषताएं कही जाती है। अब पल्लवन में कुछ लिखने का प्रयास किया जाता है और यह पल्लवन लिखते समय कई विद्वानों का अलग अलग मत है, कुछ कहना है और इसलिए पल्लवन लेखन की दो शैलियाँ जो है वह मानी जाती है। तो पहली शैली में यानी प्रथम शैली में प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है और इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभ से ही लेखक उत्सुकतापूर्ण श्रृंखला में वाक्य लिखे जाते हैं और इस प्रकार पल्लवन किया जाता है। दूसरे प्रकार में कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में भूमिका बनानी चाहिए और फिर 10-12 वाक्यों में विषय का विस्तार करें तथा अंत में 2-3 वाक्यों में समाप्ति करें। और इस प्रकार अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है और उसके अनुसार हम पल्लवन किया करते हैं। अब पल्लवन के लिए कुछ सोपान दिए जाते हैं। तो पल्लवन करते समय विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार फिर से विचार करना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उस पल्लवन के बारे में उसके पक्ष और विपक्ष के में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचार एकत्रित करना, इसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित करना, यह आवश्यक होता है। आखिरी बार शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना चाहिए। लिखित रूप को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। पल्लवन विस्तार में और सदैव अन्य पुरुष में पल्लवन को लिखा जाता है।
पल्लवन के लेखक के मनोभावों का विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। और इस प्रकार दयानंद तिवारी जी पल्लवन के बारे में, पल्लवन क्या होता है, पल्लवन की उपयोगिता, पल्लवन हमारे व्यक्तिमत्व विकास में किस प्रकार सहायता करता है, उसी के साथ साथ पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन की शैलियाँ और पल्लवन प्रक्रिया किस प्रकार को करनी चाहिए, इसके बारे में बतलाना चाहते हैं। हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।